हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 1 जो आपके पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के जो प्रथम चैप्टर है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, उसके सभी शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका जो प्रथम क्वेश्चन है वो है कि अभिलेख किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि अभिलेख जो है ना, ये पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए, इसका आप आंसर ऐसे लिखेंगे, अभिलेख पत्थर, धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रशस्त्र अभिलेख है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड की जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। देखिए, आप इसको कॉपी पे नोट करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियों, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। ये सभी चीज़ें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। देखिए, इससे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 50-50 यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वजह से आप दोनों को पढ़ेंगे तब जाकर के आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा जिले से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है और लगभग 1 लाख कितना है, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चित ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। इसमें अगर आप और लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं कि अब तक इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है, जिसमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली है। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य के में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी। इसका आंसर लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी और नगरों में नियोजित जल निकास प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी। यहाँ के नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की सतह नालियों भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाली में तथा वहाँ से सड़क के मुख्य नाली में जाती थी। नालियों में जगह जगह चहबच्चे बने होते थे, जिसमें कूड़ा कचरा मुख्य नाले में नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे, आज सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। आजकल यहाँ के केवल 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, परंतु सिकंदर महान के समय एक इतिहासकार का कहना था कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ देश था। प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में भी थी, जो वर्षा को आकर्षित करती थी। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंटें पकाने के लिए काफ़ी लकड़ी उपलब्ध होती थी, परंतु कालांतर में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितने कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। जिस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझा जाता था, उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को सिंधु प्रदेश का वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदान में गेहूं तथा जौ बो देते थे और पहले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल मास में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, किंतु बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान से नालों के अवशेष मिले हैं। संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर के हड़प्पावासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। खुदाई से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि मोहरे, तौल के बाट, पासे और मनकों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध दूर दूर के देशों से था। हड़प्पा और ओमान बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे। चन्हुदड़ो तथा लोथल में बने हुए मनके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों को भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों द्वारा इन नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया है। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इन नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह एक संस्कृति का संभवतः विकसित रूप से पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागर के विषय में लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्ना नागर के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्ना नागर 6-6 कमरों के 2 कतारों से मिले हैं। इन अन्नागर के बाहर चबूतरे से मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अन्नागरों में किसानों से कर के रूप में जिसके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलों की बर्बादी या उत्पादक कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ के अनाज वितरित किया जाता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वश्रेष्ठ 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कराया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर होने तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की कला वर्णन कीजिए।
इसका आंसर लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी से बनी हुई अनेकों मोहरे मुद्राएं प्राप्त हुई जिनसे इनकी कलात्मक रूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी की अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्षों और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। दूसरा था भवन निर्माण कला, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो भवन निर्माण कला था, तो इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनके वास्तुकला उच्च कोटि की थी। मूर्ति कला, मोहरे पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की है। कुबड़ वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली है। मानव मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोगों दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकी की कांसे की मूर्ति की भाव भंगिमा अत्यंत ही आकर्षक है, उसे नित्य मुद्रा में बनाया गया है। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ 10-10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाद बाकी आप इसको अच्छे से इसको लिख करके अगर आप 10-10 करके अगर आप याद करते जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आप उसको यानी मतलब आप उसको नहीं समझ पाएंगे या आप उसको याद नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आप इसको ध्यान से लिखेंगे और याद करेंगे। बाकी फिर इससे आगे का जितने भी हमने क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।